चलिए, निम्न में से कौन सा 281 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया मैंने कितनी बार बोला है, जब भी आंख और हाथ का तालमेल नहीं बैठता है, कहने का मतलब है कि आप ये लाइनिंग जा रही है, इस लाइनिंग में आप लिखते समय जैसे कि राम, आम, खाता, अब इसमें कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा आपको, इतने सारे गैप हैं, उल्टा आड़े तिरछे ये सारी चीजें लिखी गई है। तो अब यहां पर जो प्रॉब्लम है ना वो डिस्प्रेक्सिया है, गति समन्वय वैफल्य। ठीक है, वैफल्य फेजिया होता है, इसका मतलब वैफल्य। अब देखिए, इसको छोड़िए, इंग्लिश में देखिएगा। डिस्कैलकुलिया मतलब कि क्या होता है, गणित से गुणज, गणित से पठन, पढ़ने से डिसलेक्सिया। डिस्फेजिया जो होता है, डिस्फेजिया होता है ये वाक संबंधी प्रॉब्लम होता है, बोलते समय प्रॉब्लम आपको आने लगे तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया होता है गति से लेकर के समन्वय। तो ये सारे ऑप्शन जो होंगे ये होंगे आपके गलत, और एक आंसर जो होगा वो आपका सही होगा, 4 आंसर। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आसपास के चित्र रूपी सामग्री मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। बच्चा देख नहीं सकता और चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना, ये ठीक है, मौखिक स्पष्टीकरण ठीक है, लेकिन चित्र रूपी, ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को हस्त लिखित नोट्स दें, ये गलत हो गया। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, गलत हो गया। उन्हें एक अलग संख्या में, गलत हो गया। ठीक है, अब चित्र रूपी देख करके कंफ्यूज करा इसने, लेकिन अब देखिए चित्र रूपी सामग्री है, कोई एक मैगजीन है और मैगजीन में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, तो राइट आंसर तो यही होगा ना। अब मौखिक मतलब कि ऐसा है कि चित्र, जैसे कि न्यूज़पेपर है, अब जो व्यक्ति नहीं देख सकता तो न्यूज़पेपर तो है ही, अब न्यूज़पेपर में कुछ लिखा भी है तो आप उसको पढ़ के बताओगे कि देखिए नई शिक्षक भर्ती में इतने सारे पदों पर भर्ती आने की बहुत बड़ी संभावना, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलेगा रोजगार, फटाफट यहाँ पर एडमिशन ले लें और जल्द से जल्द अपने कहीं ना कहीं जॉब को सुनिश्चित करें। अब इन सब चीजों को देखने के, सुनने के बाद वो बच्चा नहीं देख सकता, फिर भी सुन करके चीजों को तो समझ चुका है, तो राइट आंसर जो होगा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कई बार ऑप्शन अगर नहीं समझ में आता है तो चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना ये एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन के इस तरीके से आंसर हो सकते हैं, ये मोटा मोटी आपके आसपास लेकर के क्वेश्चंस को जाने की कोशिश करता है, तो एक आधा वर्ड पकड़ में आ जाता है तो आपका काम हो जाता है। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो कोई जनजातीय समूह है, उसका एक विद्यार्थी है और वो एक सफल समावेशन मतलब कि ऐसे क्लासरूम के अंदर है जहां पर सभी बच्चे, सभी जाति धर्म के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, तो उसमें अगर ये भी बच्चा है, एक क्लासरूम है जिसमें सभी बच्चे हैं और इसमें एक ये भी बच्चा है, तो इस बच्चे के साथ ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, 4 में से एक ऑप्शन है। तो उसके दैनिक जीवन और परिवेश उदाहरण शामिल करना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है भाई कि तुमने आज क्या किया, माँ बाप क्या करते हैं, कैसे काम करते हो, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीजें पूछना, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा लाइफ का, पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने की कि नहीं, सभी चीजों को जोड़ना। सामाजिक संस्कृति संदर्भ को महत्व देना, उनके संस्कृति को महत्व देना, हर कोई इंसान है और उसका अलग महत्व है, और इंसान की गलती ये नहीं है कि वो पहाड़ पर पैदा हुआ या फिर रेगिस्तान में या फिर समतल एरिया पर। तो सिंपल सी बात इस चीज को समझना कि हर एक इंसान का कल्चर अलग अलग है, तो उसका सम्मान जरूर करना चाहिए आपको। ठीक है, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना बिल्कुल फैक्ट है, पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए भाई, वो चाहते हैं कि हमारे लोकगीतों को भी वहां पर शामिल की जाए, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो, मतलब कि इरिलेवेंट हो, तो ऐसे चीजों को पढ़ना कि बहुत ज्यादा इरिलेवेंट हो, तो वो चीजों को से बचना चाहिए टीचर को, क्योंकि अगर ऐसी चीजें पढ़ोगे तो बच्चा ऑफेंड हो जाएगा, वो घबरा जाएगा और अगली बार से क्लासरूम में नहीं आएगा। आप अगर ऑफेंड करके चले जाते हो एक टीचर के रूप में, तो बाकी बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ना, तो ये वाली चीज से बचना चाहिए, जो गलत है और जो बचना है वही आपका यहाँ पर सही है, आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ध्यान न्यूनता, अतिशय क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना। अब देखिए कौन सी
विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के संरक्षण हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जिसको ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ADHD, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बच्चे जो है ना किसी भी चीज को लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो जब बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम से पीड़ित है और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसको हमें ठीक करना है, तो हम अगर लंबी अवधि की फिल्म को दिखाएंगे तो ठीक होगा? वो तो पगला जाएगा बच्चा। अगर आप 5 मिनट की वीडियोस देख करके आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो जाऊंगा और मेरी नौकरी फिक्स है, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर 15-20 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन को समझाया जाता है और साथ में आपको PDF बोला जाता है, देखिए अगर ये पेशेंस आपके पास है तो आपके अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है और आप सफलता को ले जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हर चीज हो जाए और एक दिन में ही हम अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए और कल ही मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और सभी मेरी इज्जत करने लगे, तो इसमें टाइम लगता है दोस्त। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो इस चीज को समझिए, बड़ी लंबी अवधि की फिल्म इन लोगों के लिए भैया इनके बस की बात नहीं है। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त करें। स्वलीनता वो होता है कि जो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, वो छुपते हैं, छुपाते हैं अपने आप को। तो अगर एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रहेगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें इंगेज्ड रहेगा। अब एक ही समय सारणी का मतलब ये होगा कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक ही मतलब कि एक ही चीज बार बार कर रहा मतलब गलत हो गया। ऐसा नहीं है, जितना हो सके, यहाँ पर लिखा है जितना हो सके, इस चीज को समझो, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, जितना हो सके। आपको बोला जाता है ना जितना हो सके करो, वरना हम है ना देख लेंगे, कोई दिक्कत, जितना हो सके कर लो। तो ये वाला जो होता है स्वलीनता, जिसमें बच्चे जो है इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, बोलने में आंख छुपाते हैं, तो इन बच्चों को दिन भर कहीं ना कहीं काम में लगा करके रखो ताकि ये इंटरेक्शन करें और समाज के अंदर चीजों को सीखना स्टार्ट कर दें। जितना अकेला फील करेंगे उतना ही इनकी बीमारी बढ़ती जाएगी। डिसकैलकुलिया में जो परेशान है बच्चा, उसको जटिल गणनाओं को देंगे गणना करने के लिए, तो बच्चा उसी चीज की वजह से तो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है कि वो अच्छे खासी गणनाओं को नहीं कर पाता। वाक बाधिता, मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप से ही स्वीकार करें। अब पता चले कि वो बच्चा बोल नहीं सकता और उसको बोलोगे कि तुम्हारा कल मौखिक परीक्षा लूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। राइट आंसर की तरफ जाएंगे तो वो होगा आंसर नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला आंसर तो सही हो गया भाई। निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों को अगर शामिल कर दिया आपने, मजे की बात आ गई। पहला आंसर सही है, पहला सही है, पहला सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों गलत हो गया। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो अब ये यार ये तो कंफ्यूज कर दिया। अधिगम जो होता है, ठीक है, अब अधिगम मतलब कि जो लर्निंग, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या हो गया, एक अधिगम हो गया। तो मैं डायरेक्ट विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर दे रहा हूं? अरे ना जी ना, ऐसा नहीं है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाता है, एक प्रोसेस है। जो चीज मैं बता रहा हूं सेम टू सेम सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। मैं दोबारा पूछूं कि जिस तरीके से मैंने आपको हर एक लाइन बताया, हर एक क्वेश्चंस मैंने समझाए, क्या उस तरीके से आप समझा सकते हो? नहीं। मतलब कि सीधे तौर पर स्थानांतरित नहीं की जाती है, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है फैक्ट्स की, बच्चे अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को ग्रैब करते हैं, कोई भी चीज सीधे तौर पर नहीं जाती है। तो दूसरा आंसर तो गलत हो गया। तो अब देखो ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों तो सही नहीं है, आर तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है? ठीक है, जो उनके अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, तो ये तो गलत हो गया ना। नए ज्ञान का निर्माण का आधार किसे मानते हैं? विद्यार्थी। जैसे आप हो और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा मैं करूं जो कि एक नया हो, मतलब नया करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो किस चीज को आधार मान के करोगे? किसी ऐसे फील्ड में नया करोगे ना जिस चीज के बारे में आप जानते हो। तो आधार क्या है? क्या है आधार? आधार मतलब क्या होता है? नींव क्या है उस चीज का? और नए ज्ञान के निर्माण का नींव क्या है? जो उनके लिए पूरी तरीके से अपरिचित हो, कोई चीज जानते ही नहीं हो, तो उस चीज के बारे में कहां से कर पाओगे? उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। ठीक है, तो ये प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए और 4 में से हो सकता है। अब आपको यहां पर बताना है कि पहले से जो बच्चा जानता है कोई चीज और उस चीज को माना जाता है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है जो पहले से इंसान जानता है, जैसे मोबाइल है,
ठीक है। अब मोबाइल के बारे में कुछ एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है बच्चा जिसमें हर कोई पढ़ सके, तो मोबाइल को तो पहले से जानता है ना, और हर कोई जानता है मोबाइल को, उस पर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता है। जैसे कि एक वेबसाइट है, यहाँ पर पीडीएफ भी मिलता है, कोई नहीं देता है, नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, और वो भी फ्री। अब सोच के देखो, तो एक इनिशिएटिव है, नए ज्ञान का निर्माण करने का एक तरीका है। तो ये चीजों को जो समझा जा सकता है, जो माना जा सकता है, पहले से जो चीजें हैं उसके लिए सही होता है। लेकिन वर्तमान जो अभी आपका जो संज्ञानात्मक स्तर है उससे बहुत अलग, मतलब परे हट करके आप कोई काम करना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? आप मोबाइल के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप पता चले कि आप लैपटॉप के बारे में कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, आप वेबसाइट के बारे में जानते हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एक्सेल सिखाऊंगा बच्चों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेल सिखाऊंगा तो ये चीजें तो नहीं हो पाएंगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि जो चीजें आपको आती है उसी चीज के बारे में समझना समझाना, ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी चीज ऐसा है, समाज के अंदर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप समाज के अंदर जब जाओगे तो सीखोगे ना। जैसे कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे वो कल को शादी होने के बाद दूसरे एक समाज में जाएंगे, तो सामाजिक संदर्भ उनको सीखना होगा। आप अपना घर का कल्चर था, जब मर्जी तब उठे, खाना नहीं आया तो मम्मी तो बना ही देंगी, मम्मी ने कुछ बोला डांट दो मम्मी को, मम्मी क्या करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जब जाओगी तो सास को नहीं डांट पाओगी, जाओगी तो पति को नहीं डांट पाओगी। अब जब डांटोगी तो फिर कलेश होगा, और कलेश होगा तो फिर वही होगा जो होता है, ठीक है, मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई, ये सब, परिवार खराब, बच्चों पर इसके असर पड़ेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 3 चीजें तो आप करना, एक चीज मत करना बिल्कुल भी, तब जाकर के आप समाज में ना वहां पर चीजों को सीख पाएंगे कि वहां का कल्चर क्या है। तो संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है यार, दूसरों से बात कीजिए, पतिदेव से बात करें, सास से बात करें, सबसे इंटरेक्शन करें, ठीक है, और खुद से भी बात करें कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है नहीं है तो उनको समझाइए, ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सही चीज है। जो नहीं है वो गलत होगा, ये नहीं पूछा है ना, तो इसमें से 4 में से गलत होगा, वो आपको नहीं करना है वहां पे। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, ठीक है, देखते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर के आते हैं, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित व परिष्कृत होता है। अब देखिए, एक दूसरे का सहयोग करना है, पतिदेव का आप सहयोग करिए, ठीक है, और वो आपका सहयोग करें, सास का आप सहयोग करिए, सास आपका सहयोग करें। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो होता है ना बहुत सुदृढ़ होता है, मतलब कि एकदम स्थायी होगा, मजबूत होगा। और वो जो होता है ना परिष्कृत, मतलब कि आप देखोगे ना कि रिलेशनशिप बहुत आपको साफ सुथरा दिखने को मिलेगा, हर कोई आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तारीफ करेगा, देखो सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, पहला तो अच्छा है ही। अब दूसरा और तीसरा में देखते हैं कि विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है, तो बिल्कुल सही बात है, स्कूल में भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो वहां से भी बच्चा सीखता है। लेकिन सीखने का सभी कार्य व्यक्ति अपने दिमाग में करता है। आप सोच के देखो, दिमाग से खेलना है कि सास को कैसे तंग करना है, बहू को कैसे तंग करना है, ये दिमाग से चल रहा खेल। सामने जैसे बोलते हैं ना, मुंह में क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ है। तो वो चीज होती है, प्यार प्यार से बात करना और उसके बाद मौका मिले तो वार करना। तो ये वाला जो है ना दिमाग से खेलने वाला हिसाब किताब गलत होता है, और जो गलत होता है वही सही होता है। आंसर नंबर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर नंबर 2 है, क्या दिमाग से नहीं सोचना, देखिए वही आंसर है, आंसर नंबर 2। ये समाज की चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कौन सा कारक असफलता के लिए जिम्मेदार है? जीवन में आप असफल हो जाते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको असफल बनाती है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, वो चीज पढ़ना जो कि आप देखोगे कि कॉन्टेक्स्ट का है ही नहीं पार्ट, तो ये तो बनाएगी ही असफल। ये तो मुझे लग रहा है आंसर फर्स्ट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, ये तो सही बात है, ठीक है, ये तो सही बात है। लेकिन ये सफलता के लिए है तो असफलता के लिए तो गलत हो गया, असफलता के लिए तो ये बात हो जाती है भाई। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, ये भी सही बात है, सफल होने के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, असफल, तो असफल के लिए नहीं है, सफलता के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान, ये भी सही बात है, सफल होने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान रखना पड़ता है। लेकिन असफल के लिए आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, देखिए आंसर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की
डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। बताइए क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं बताओगे, पता है, क्योंकि देखो यूट्यूब जो है 600-800 लोगों को मेरा वीडियो भेजता ही है, तो व्यूज कहाँ से आएंगे यार? अब इसलिए भी भेजता है क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो भेजे क्यों? जैसे ही कि एक हफ्ता होगा, देखना यूट्यूब सबके पास भेजेगा और सभी बड़े प्यार से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इस चीज को याद रखिए। ये जो विनम्र है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान मीठा बोल करके बहुत सारी चीजें करा लेता है। सर प्लीज मैं कल नहीं आ पाऊंगा सर, नहीं आ पाऊंगी सर। हाँ, तो ऐसे करके आप सक्रिय भागीदारी कैसे कर पाओगे? हाँ, अधिगम नहीं हो सकती, प्रभावी अधिगम नहीं हो सकती, आपको सक्रिय होना पड़ेगा। प्लीज मेरा सर होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मुझे मत कुछ बोलो। ठीक है, तो ऐसे नहीं, विनम्र नहीं बनना है। आंशिक कभी कभी ये नहीं, निष्क्रिय तो ये भी गलत है। तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लिया करो, नीचे जो है ना आंसर आपको देखने को मिलते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। आदि संज्ञान कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर है। केवल वाले तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं, गलत है, देरी को नहीं दर्शाते हैं भाई, बहुत अच्छी चीज को दर्शाते हैं। तो अधिसंज्ञान कौशल जो होते हैं वो चिंतन को और अधिगम को नियमित करते हैं मेरे हिसाब से, और संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत आंसर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं भाई, डालते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, और इस पर जाकर के विजिट करिए। देखो पढ़ने वाला अगर काम नहीं करोगे ना, आप सोचोगे कि हम पढ़े ना, सिर्फ वीडियो देख करके हम सफलता अर्जित कर लें। अरे सीटेट तो पास कर जाओगे बच्चे में, लेकिन नहीं कर पाओगे। सफलता सुनिश्चित करने के लिए चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे कहीं से, बुक तो पढ़नी इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बार बार वीडियो देख करके खोलोगे उससे कोई फायदा नहीं है, बेवजह के टाइम वेस्टेज है। ठीक है, 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराने के तौर पर हूँ। और चलिए 291 नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।